ओके दोस्तों, ये रियल नंबर का थर्ड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हमने रियल नंबर में एचसीएफ की बात करी थी। एचसीएफ जिसको हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकाला था। इस क्लास में हम कुछ अलग बात करने वाले हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर हमने बहुत डिस्कशन कर ली है। एचसीएफ हमने अच्छे से समझ लिया है। इस क्लास में हम नेचुरल नंबर के क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, देन 2, देन 3, देन 4 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। तो मैथ्स ने हमें नेचुरल नंबर को दो नंबर्स में देखना सिखाया है, एक प्राइम नंबर्स में एंड दूसरा कंपोजिट नंबर में। तो ये लेक्चर कंपोजिट नंबर के ऊपर है एंड प्राइम नंबर्स के ऊपर है, जिसमें से हम 1 को स्पेयर आउट कर देंगे, क्योंकि डेफिनेशन जब आप देखेंगे कंपोजिट नंबर की और प्राइम नंबर की तो 1 उनमें से किसी पे भी नहीं आता है। प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर्स होते हैं 2 से स्टार्ट। वी नो दैट रियल नंबर्स के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स में प्राइम नंबर्स स्टार्ट होता है स्पेसिफिकली 2 से। देन एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो 3 आता है, देन 5 आता है, देन 7 आता है, उसके बाद 11 आता है एंड सो ऑन। इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन ये है कि ये सब या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से। दे ऑल आर divisible by either 1 और themselves। सो ये इन सब में कॉमन है हमारे पास प्राइम नंबर्स में, जो हम बचपन से जानते हैं। आई गेस, आई डोंट नो, मे बी बहुत साल हो गए होंगे, 5 साल हो गए होंगे आपको प्राइम नंबर्स के ऊपर डिस्कशन करते हुए। वैसे मेरा फेवरेट प्राइम नंबर जो है वो 73 है। 73 सबसे ख़ास प्राइम नंबर मुझे लगता है। मैंने किसी सीरीज़ में देखा था कि 73 के अंदर ख़ास क्या है, तो उन्होंने कुछ रीजंस बताए थे 73 एक ख़ास प्राइम नंबर क्यों है। सबसे पहले 73 21st प्राइम नंबर है। देखने में वैसे कुछ ख़ास है नहीं कि 21st प्राइम नंबर है, लेकिन ये तब ख़ास बन जाता है जब आप 73 की मिरर इमेज देखें, जो कि 37 होती है। 37 भी एक प्राइम नंबर है और वो इसकी पोजीशन जो है वो इसके पोजीशन की मिरर इमेज है। दैट इज़ 21 का मिरर पोजीशन क्या होगा? 12th। आप समझ रहे हो रेप्लिका। सेम इनका जो बाइनरी फॉर्म होता है, 73 का एक बाइनरी फॉर्म होता है और 37 का भी एक बाइनरी फॉर्म होता है। दोनों आपस में अगेन मिरर इमेज है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, और भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, बट ये एक फ़न फैक्ट था। नथिंग रिलेटेड टू योर कोर्स और नथिंग रिलेटेड टू एकेडमिक्स, जस्ट ऐसे ही एक फ़न फैक्ट प्राइम नंबर्स के ऊपर। बट येस, इसको अगर हम साइड हटाएं जो हमारे काम का नहीं है, तो प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि खाली 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। वैसे ही कंपोजिट नंबर्स की भी अपनी एक डेफिनेशन है। कंपोजिट नंबर्स प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। सो ये तो या तो प्रोडक्ट होंगे सिर्फ प्राइम नंबर्स के, या प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के मिलके प्रोडक्ट होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 6। अगर आप 6 के फैक्टर्स देखेंगे तो निकलेंगे 3 और 2, जो कि दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट 6 दे सकता है। बट अगर मैं बात करूँ 12, तो आप 12 को ईजिली लिखना पसंद करेंगे 2 × 6। 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है एंड 2 एक प्राइम नंबर है। तो या तो दे आर ईदर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स और दे आर ईदर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। तो जो भी नंबर प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, और यू कैन सिंपली स्टेट दैट जो भी नंबर प्राइम नंबर से
डिवाइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर. और यू कैन ब्रॉडली डिफाइन दैट नेचुरल नंबर में दो ही टाइप के नंबर्स हैं, या तो वो प्राइम है जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से, और अगर वो प्राइम नहीं है तो डेफिनेटली वो फिर क्या है, कंपोजिट है. हाँ, अब अगर आप देखेंगे तो ज़रा 1 को देखिए, क्योंकि इसके दो प्रोडक्ट्स होने चाहिए कंपोजिट नंबर के. तो 1 को अगर आप देखेंगे, 1 एक नेचुरल नंबर है, बट क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर तो स्टार्ट ही 2 से होते हैं. 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, वो तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं कि 1 एक प्राइम नंबर है. अब दैट लीव्स अस कि 1 क्या कंपोजिट है? तो फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या 1 कंपोजिट है? लेकिन 1 कंपोजिट भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 का अगर कोई फैक्टर है तो सिर्फ 1 ही है. तो अगर सिर्फ उसका फैक्टर 1 ही है, कोई प्राइम नंबर है ही नहीं जो उसका फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में भी नहीं डिनोट कर सकते हैं आप, और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर भी मिलके 1 नहीं देते हैं. 1 को अकेला खाली 1 ही देता है, दैट्स इट. तो 1 ना तो डेफिनेशन पूरी कर पाता है कंपोजिट की, और ना ही वो प्राइम है, तो वो दोनों में से कुछ नहीं है. एल्स 1 को छोड़ के अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर उठाएंगे, वो नेचुरल नंबर या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा. ये हमारा एक बेसिक डिस्कशन है इस क्लास का जो रहने वाला है. जो क्वेश्चन है आप मेरा समझ चुके हैं कि हमारा प्रॉपर इस क्लास का क्वेश्चन क्या रहने वाला है. बार बार प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और फिर वो हरकतें कैसे करते हैं कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर. फाइन, अब चलिए थ्योरम पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास अब डिस्कशन करने के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में 2 थ्योरम हैं ब्रॉडली, जो दोनों थ्योरम आपके असाइनमेंट के अंदर पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 पे जाके ख़त्म हो रहे हैं. पेज नंबर 4 to page number 5, 2 theorems related to this topic. So पहला थ्योरम है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स. थ्योरम 1. तो ये कहता क्या है हमारे को? ये कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई कंपोजिट नंबर की, वो डेफिनेशन ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है. यही हमारा थ्योरम 1 है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है या फैक्टराइज किया जा सकता है, आप कुछ भी कहिए इसको, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक except for the order in which these prime numbers occur. So I'll write it down for you. Every composite number can be expressed or factorized as product of primes and this factorization is unique. तो ये फैक्टराइजेशन है ये चेंज नहीं हो सकती है. जो नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड जो स्पेसिफिक प्राइम नंबर्स उस फैक्टर्स में रोल प्ले कर रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड स्पेसिफिक प्राइम नंबर्स जो उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, वो क्या होंगे? सेम. इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? यूनिक. एक्सेप्ट द ऑर्डर in which the prime factors occur. Except this order, बाकी सब सेम रहेगा. अब इस पर्टिकुलर थ्योरम को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एंड उस एग्जाम्पल को पूरा करने के लिए हम लोग फैक्टर ट्री का यूज़ करेंगे. तो इस प्रोसेस के लिए कि क्या ये थ्योरम 1 है, इसके लिए हम फैक्टर ट्री का यूज़ करेंगे. फाइन.
ओके, तो इसके लिए हम लोग क्लास असाइनमेंट पे चल रहे हैं। क्लास असाइनमेंट 3 की बात कर रहे हैं हम लोग, और इसके लिए क्लास असाइनमेंट 3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये थ्योरम हमसे क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो उसका भी पहला एग्जाम्पल है 140। इस 140 के लिए मैं एक फैक्टर ट्री बना रहा हूँ। आई विल शो यू हाउ वी डू इट। दिस फैक्टर ट्री, आप एक नंबर 140 को सर्कल में लिखिए, और उसके बाद आपके पास पहला फैक्टर जो भी आता है उसको आप यहाँ लिख लीजिए। जैसे कि मुझे दिख रहा है ये 2 से डिवाइड होता है, तो मैंने 2 को यहाँ लिख लिया। बट जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो इसका क्वोशिएंट रहेगा 70, तो आप 70 को यहाँ लिखिए। ईजी। तो आपको सबसे छोटा फैक्टर चुनना है, और धीरे धीरे जब सबसे छोटा फैक्टर ख़त्म हो जाए तो आपको उसके बाद उसका बड़ा फैक्टर चुनना है। आप सीधा 2 के बाद यहाँ पर 7 पे जंप मत करिएगा। आप 70 आ गया है नंबर, तो अगला फैक्टर आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? दोबारा से 2। दोबारा से हम लोग एक 2 फैक्टर लिखेंगे, छोटा फैक्टर, जिससे मैं 2 से जब 70 को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास बचेगा 35। हर बारी आप किसी भी साइड को चुन सकते हैं। मैं लेफ्ट साइड में फैक्टर्स को लिखता जा रहा हूँ, राइट साइड में बड़ा नंबर को लिखता जा रहा हूँ। आप चाहे तो राइट साइड में प्राइम फैक्टर्स को लिख सकते हैं और लेफ्ट साइड में बड़े नंबर्स को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट साइड्स ले लीजिएगा कोई एक। इसको कहते हैं फैक्टर ट्री। अब 2 से जब मैंने डिवाइड किया 140 को तो 70 क्वोशिएंट आया, आंसर आया। अब 70 को फैक्टराइज कर रहा हूँ तो फिर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 35 आया। अब 35 के लिए मेरे पास 2 फैक्टर नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा, तो 2 और 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। तो 35 के लिए मेरे पास फैक्टर क्या चलेगा? 5 एंड 7। अब आप 7 को और आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। सो यू कैन क्लियरली सी दैट आपके पास सारे फैक्टर्स आ चुके हैं 140 के। तो 140 को आपने लिख लिया यहाँ पर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सो अब देखते हैं ज़रा कि हमने क्या स्टेट किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, दैट एवरी कंपोजिट नंबर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 140 क्या है? एक कंपोजिट नंबर। जैसा कि मैंने कहा था, ईदर नेचुरल नंबर या तो प्राइम नंबर हो रहा है या कंपोजिट नंबर होगा। आप सबको पता है कि 140 प्राइम नंबर तो है नहीं, क्योंकि 140 बहुत नंबर्स से डिवाइड होता है, और प्राइम नंबर हम उसे ही कहते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होता हो या खुद से। तो 140 प्राइम नंबर तो है नहीं, तो बचा क्या? 140 क्या निकला? कंपोजिट नंबर। सो आपने कहा एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहाँ आप देख सकते हैं 140 को हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स में मेंशन कर लिया है। अब आगे जो बात कह रहा है कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, दैट मीन्स यही फैक्टर्स हैं। अब आप चाहे कितने भी साल लगा लें मैथ्स में, कुछ भी हो जाए, आप 140 के फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में कभी भी 3 नहीं देख पाएंगे, कभी भी 11 नहीं देख पाएंगे, कभी भी 13 नहीं आएगा। दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 यही फैक्टर्स हैं। अब यही फैक्टर्स हैं तो ये यूनिक है। हाँ, लेकिन इनका ऑर्डर चेंज करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन ईदर राइट दिस, आई कैन राइट दिस 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, आई कैन इवन राइट दिस 7 into 2 into 5 into 2. Order can be anything, but those prime numbers and numbers of prime numbers, those prime numbers and numbers of those prime numbers, that means prime number उनकी frequency will remain same। जैसे कि यहाँ पर prime numbers कौन कौन से हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर prime number मुझे दिख रहा है 2, फिर मुझे दिख रहा है 5, फिर मुझे दिख रहा है 7, तो यही वो prime numbers हैं जो इनके फैक्टर्स में यूज़ हो रहे हैं। और अगर मैं उनकी फ्रीक्वेंसी पूछूं तो 2 2 बारी यूज़ हो रहा है, 5 1 बारी यूज़ हो रहा है, 7 1 बारी यूज़ हो रहा है। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स दोज प्राइम नंबर्स अकर्स। ये फ्रीक्वेंसी और ये प्राइम नंबर्स हमेशा सेम रहेंगे उन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के अंदर जो कंपोजिट नंबर को दे रहे हैं, जिस फॉर्म में कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस हो रहा है। ये प्राइम नंबर्स और उनके फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी? सेम। यही उन्होंने बोला है कि ऑर्डर भले ही चेंज कर सकते हैं आप लिखने का, लेकिन जो फैक्टराइजेशन है वो क्या रहेगी? हमेशा यूनिक। यही हमारा क्वेश्चन था। हमने फर्स्ट का ए पार्ट करा है, अब हम फर्स्ट का बी पार्ट देख रहे हैं। सी पार्ट आप खुद कर सकते हैं, बी पार्ट में आपको करा रहा हूँ सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। बी पार्ट कह रहा है कि आप 156 का
फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगेन फैमिली ट्री का दैट फैक्टर ट्री का मैं यूज करूंगा। सो 156 को आप एक सर्कल में लिखेंगे। देन उसके बाद अब मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट में फैक्टर्स आपको प्राइम शो कर रहा हूँ, लेफ्ट में मैं नंबर शो करूंगा, राइट में फैक्टर शो कर दूंगा, सो दैट यू कैन गेट इट कि कोई फिक्स नहीं है कि किस तरफ प्राइम लिखना है, बस एक तरफ होना चाहिए। नाउ 2 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वोशिएंट बचेगा 78। देन 78 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वोशिएंट बचेगा 39। देन आप 39 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वोशिएंट बचेगा 13। देयरफॉर 156 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। फाइन। नाउ इसी के साथ मैं आपके लिए इस टॉपिक में, कंपोजिट नंबर के टॉपिक में, डिस्कशन में कंपोजिट नंबर के एक होम असाइनमेंट का क्वेश्चन करना चाहता हूँ, सो दैट आपको पता चले कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे किसी नंबर के फॉर्मेट को कि ये कंपोजिट नंबर है। लेट्स सी, मैं आपके साथ होम असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 विच सेज कि आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों आप 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 को एक कंपोजिट नंबर बोलते हैं, क्यों आप इसको एक कंपोजिट नंबर बोलेंगे। लेट्स सी। सो 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 जैसा क्वेश्चन में दिया मैंने वैसा ही लिखा है। देन 7 मैं इनमें से कॉमन निकाल रहा हूँ, इन दोनों के पास, इनके पास और इसके पास 7 कॉमन है, तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या आएगा, 3 इंटू 5 फ्रॉम द फर्स्ट थिंग प्लस 1, कॉमन निकालने के बाद ये आया विच इज़ 7 ब्रैकेट में 5 3 is 15 प्लस 1 विच इज़ 7 इंटू, यू नो दैट ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होता है यहाँ पर, तो उसको हम इंटू मानते हैं। 15 प्लस 1 इज 16। सो ये जो भी नंबर था, लेट्स से ये कोई नंबर था n, ये कोई नंबर था n, ये जो भी नंबर था n वो 7 इंटू 16 है। therefore any number n which can be expressed in product of prime number and composite number, and you know that definition में सिर्फ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर्स भी खाली हो सकते हैं। तो कोई भी नंबर n जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, इस स्टेटमेंट को और मैं बहुत सिंपली एक लाइन में भी खत्म कर सकता था, दैट एनी नंबर whose factor is prime, any number whose factor is prime, you know that लास्ट क्लास में हमने बहुत लंबी डिस्कशन करी है कि क्या होता है फैक्टर हम किसी ऐसे नंबर को कहते हैं जो अपने आप को किसी दूसरे से मल्टीप्लाई करता है टू गिव दैट नंबर, अपने आप को किसी दूसरे से मल्टीप्लाई करता है टू गिव दैट नंबर। तो एनी नंबर हुज फैक्टर इज प्राइम इज अ कंपोजिट नंबर। फाइन। सो ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस थे थ्योरम 1 पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर बेस्ड, कि कैसे आप उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर आप कैसे पता लगाते हैं कि कोई नंबर एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हम थ्योरम 2 के ऊपर चल रहे हैं और फिर उसके बिहाफ पे अगर कुछ क्वेश्चन है तो आगे वो देखेंगे हम क्लास असाइनमेंट्स के अंदर। कुछ ईजी वंस हैं, कुछ टफ वंस हैं, सो होल्ड ऑन फॉर दैट। at least
सो थ्योरम 2 हमसे क्या कहता है, लेट्स सी, देखते हैं. सो ही सेज लेट P be a prime number, P be a prime number, and A be a positive integer. A be a positive integer. If P divides A square, if P divides A square, then P divides A, then P divides A. So अगर एक A नंबर जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक पॉजिटिव इंटीजर के बारे में हम जानते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स में मेंशन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ट्री. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा. सो उसके थ्रू हम लिख सकते हैं इसके प्रूफ में. स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही होना चाहिए, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक A can be written in the form of P1, P2, P3, P4 and so on up to Pn. Like प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से एक्सप्रेस्ड हो सकता है A. सो अगर मैं पूछूं A स्क्वायर तो वो क्या होगा हमारे लिए, P1, P2, P3 अप टू Pn इंटू P1, P2, P3 up to Pn, which makes A square as P1 square, P2 square, P3 square up to Pn square. So according to question इन्होंने हमें अलाउ किया है that P is a prime number, P is a prime number which divides A square. ये चीज़ जो है कि P एक प्राइम नंबर है जो कि A स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है. Therefore which makes P to belong from one of them. These one of them are P1, P2, P3 और Pn. अगर P1, P2, P3 अप टू Pn प्राइम नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का प्रोडक्ट A स्क्वायर है और P एक ऐसा प्राइम नंबर है जो A स्क्वायर को डिवाइड करता है, देखो P को इनमें से किसी एक से बिलोंग करना पड़ेगा. और P अगर इनमें से किसी एक से बिलोंग करेगा so this implies P divides A. P divides A. अब ध्यान से स्टेटमेंट सुन लीजिए मेरी फिर दोबारा. It is given that P is a prime number and it divides A square. P is a prime number and it divides A square. So P एक प्राइम फैक्टर बन जाता है A स्क्वायर का. P एक प्राइम फैक्टर बन जाता है किसका, A स्क्वायर का. एंड यूनिकनेस थ्योरी के हिसाब से इन प्राइम फैक्टर्स के अलावा A स्क्वायर का और कोई प्राइम फैक्टर नहीं बनता है. अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इन प्राइम फैक्टर्स के अलावा A स्क्वायर का कोई और प्राइम फैक्टर नहीं बनता है, जिसकी वजह से P को इन्हीं में से किसी एक से होना पड़ेगा. P शुड बिलोंग फ्रॉम P1, P2, P3 अप टू Pn, विच इम्प्लाइज P कैन डिवाइड A बिकॉज ये P1, P2, P3 अप टू Pn किसके फैक्टर्स हैं, A के. तो अगर वो इन्हीं में से बिलोंग करता है तो वो सिर्फ A स्क्वायर को नहीं, वो A को भी डिवाइड करेगा. फाइन, ये थ्योरम हमारा सेकंड था इस क्लास के लिए.
इस क्लास में अब हम क्लास असाइनमेंट के ऊपर जा रहे हैं वापस से। क्लास असाइनमेंट के अंदर सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं, विच सेज प्रूव दैट देयर इज नो natural number for which 4 raised to power n. There is no natural number n. There is no natural number n for which 4 raised to power n ends with the digit 0. सबसे पहले तो किसी भी नंबर जिसके एंड में 0 आता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर, राइट, और उनके फैक्टर्स। लेट्स से सबसे बेसिक और सबसे पहला नंबर जिसके एंड डिजिट में 0 आता है उसको हम 10 कहते हैं। आप इस 10 से देखिए, अब इसके बाद जितने भी एंड में 0 आते हैं उन सब का ये फैक्टर है, या यूँ कहूँ वो सारे नंबर्स 10 से डिविजिबल हैं। आपको पता है पहला ऐसा नंबर जिसके एंड में 0 आता है वो है 10, और आगे जितने भी नंबर्स आते हैं जिनके एंड में 0 आता है उन सब का ये फैक्टर है। तो 10 के जो फैक्टर्स हैं वही उन सब के फैक्टर्स होने नेसेसिटी है। 5 × 2 ये 10 का फैक्टर है, हम सबको पता है। सो व्हाट इट टेक्स टू गेट 0 एट द एंड, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ 5 × 2, अकेला 5 नहीं ला सकता है ये। अगर आप एग्जाम्पल 15 का देखेंगे, 5 × 3, 5 अकेला है, 15 है, एंड में 0 नहीं है। अकेला 2 नहीं ला सकता है ये। 8 आप देखेंगे, 2 × 2 × 2 8 होता है, यहाँ पर कहीं 5 नहीं है इसलिए 8 है। एंड में 0 अगर लाना है, इट टेक्स एटलीस्ट वन पेयर ऑफ 5 × 2 एज अ फैक्टर फॉर एनी नंबर। फाइन, चलिए बैक टू आवर क्वेश्चन। इट सेज कि 4 raised to power n में n को आप 4 raised to power n में n को आप कोई भी नंबर पुट कर लीजिए। n इज एनी नेचुरल नंबर, कुछ भी आप पुट कर लीजिए, ये 0 से एंड नहीं करेगा, ये प्रूफ करना है हमें। इसके लिए सिंपल है, हम 4 raised to power n लिखें या 2 का स्क्वायर की होल पावर n लिखें, दोनों बातें सेम है। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं, एंड क्योंकि 4 की पावर n है इसलिए हमने 2 का स्क्वायर का ब्रैकेट बना के पावर में n लिख दिया है। अब ये चीज़ हम 9th स्टैंडर्ड में करके आए हैं कि पावर का होल पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो आप 2 raised to power 2 का होल पावर n लिखो या 2 raised to power 2n लिख दो, बात क्या है, सेम। 2 raised to power 2n मतलब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, एंड सो ऑन अप टू 2 raised to power n टाइम्स, अप टू व्हाट, 2 raised to power n टाइम्स। बट what we can be sure about that in 4 raised to power n there is no 5 as a factor, there is no 5 as a factor, and it takes at least one pair of 5 × 2. It takes at least one pair of 5 × 2. Therefore, it will never end with 0. Simple question. आपने 4 raised to power n को कुछ नहीं किया, आपने 2 raised to power 2 का होल पावर n लिखा, 2 raised to power 2n हो गया। दैट मीन्स 2 × 2 अप टू 2 raised to power n टाइम्स आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है, और कहीं पर भी बीच में 2 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो 5 भी फैक्टर नहीं है। एंड हमने क्या सीखा है अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी नंबर के एंड में 0 आएगा या नहीं आएगा, ये चीज़ डिसाइड करेगी कि एटलीस्ट, तो इस चीज़ को डिसाइड करेगा कि एटलीस्ट एक पेयर होना चाहिए 5 × 2 का, तभी वो एंड करेगा 0 से, नहीं तो नहीं करेगा, जो कि इस क्वेश्चन में मुझे कहीं पर भी 5 नहीं दिख रहा है। फाइन, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एग्जैक्टली सेम है, ये आप खुद ही कर सकते हैं। 12 raised to power n विच कैन नॉट एंड विद 0 और 5। नाउ ये थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन को करने के लिए, थर्ड क्वेश्चन। फाइन,
मैं सीधा फोर्थ क्वेश्चन को कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन बिकॉज एग्जैक्टली सेम है सेकेंड क्वेश्चन की तरह। फोर्थ क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट every positive integer prove that every positive integer different from 1 can be expressed as a product of a non-negative power of 2 and an odd number. Fine. So any positive integer different from 1 can be expressed as a product of non-negative power of 2 and product of non-negative power of 2 and an odd number. Let's see. First of all, we need to take any n positive integer. So let there be any n positive integer. Fine. So we can write according to fundamental theorem of arithmetic, n in the form of p1 की पावर a1 into p2 की पावर a2 into p3 की पावर a3 up to pk की पावर ak up to k. We don't know what is this a1 a2 a3. These are the powers. It can be anything. And p1 p2 are p3 and pk are the prime numbers in increasing order. That means p1 is less than p2, is less than p3, is less than p4 up to less than pk. These are the increasing prime numbers whose product will give n, because fundamental theorem of arithmetic मुझे कहता है किसी भी नंबर को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में मेंशन कर सकता हूँ. अब इसके दो केस निकलते हैं. पहला केस 1, क्योंकि इसने कहा n एक पॉजिटिव इंटीजर है. n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर. लेकिन इसने ये तो नहीं कहा कि वो पॉजिटिव इंटीजर ऑड है या इवन. तो दो केसेस बनते हैं हमारे पास. एक केस 1 जो कि मैं इधर करूँगा और एक केस 2 जो इधर करूँगा. फाइन. सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं. लेट n be even. Let n be even positive integer. Fine. So z for integer plus ve is short form for positive and even positive integer. Let n be even positive integer. So कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, अगर वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका फैक्टर 2 है ही फॉर श्योर. सो n इज p1 इंटू a1 इंटू p2 इंटू a2 इंटू p3 इंटू a3 अप टू वट pk इंटू ak. जैसा कि मैंने कहा था ये प्राइम नंबर्स हैं जिसमें p1 सबसे छोटा है, और क्योंकि ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है? इवन पॉजिटिव इंटीजर. देयरफॉर
P1 हैज़ टू बी 2, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, एंड क्योंकि ये इवन है विच मेक्स 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ n, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ n, तो P1 हैज़ टू बी 2, P1 2 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है 2 के अलावा। 2 से छोटा प्राइम नंबर कोई होता नहीं है, और 2 का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक इवन नंबर है, इसलिए दैट मेक्स P1 द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन दिस इज 2, विच इज़ 2 की पावर a1 इंटू रेस्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। अगर आप गौर करेंगे प्राइम नंबर्स का एग्जाम्पल मैं टॉप पे लिख रहा हूँ इस पेज के, हमने प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल्स देखे हैं पहले भी, और इस क्लास में भी स्टार्ट होते ही मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए थे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन, ये प्राइम नंबर्स हैं। इस एग्जाम्पल्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 को छोड़ के कोई भी प्राइम नंबर ऑड ही है, एंड वैसे भी कोई इवन नंबर 2 के अलावा प्राइम नंबर वैसे भी नहीं हो सकता है। कोई भी इवन नंबर 2 के अलावा प्राइम नंबर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर वो इवन है तो वो 2 से तो डिवाइड होता ही होगा, जैसा कि अभी मैंने कहा, क्योंकि ये n अगर आप इवन केस ले रहे हो तो P1 को 2 होना ही है, क्योंकि कोई भी इवन नंबर 2 से तो डिवाइड होता ही है, तो इसका छोटे से छोटा प्राइम नंबर फैक्टर्स जो होगा वो 2 ही होगा। देयरफॉर कोई इवन नंबर प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है, और 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे ऑड हैं। तो आप श्योर हो इस P2, P3 अप टू Pk के लिए कि ये सारे क्या हैं, ऑड प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे क्या हैं, ऑड प्राइम नंबर्स, वेयर a1 इज नॉन नेगेटिव, a1 इज नॉन नेगेटिव। तो आपके क्वेश्चन की बात पूरी हो गई कि केस 1 में अगर n एक इवन नंबर है तो आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया 2 की पावर नॉन नेगेटिव, 2 की पावर नॉन नेगेटिव इंटू प्रोडक्ट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स। इसी में हमें करना था, आप देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2, प्रोडक्ट ऑफ नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2 एंड एन ऑड नंबर। तो ऑड प्राइम नंबर्स को 2 से आपने मल्टीप्लाई करा, 2 की पावर नॉन नेगेटिव है a1, उससे मल्टीप्लाई करा तब जाके n आया, इसी में आपको एक्सप्रेस करना था। लेकिन ये कौन सा केस है, केस 1, जबकि n आपने क्या माना है, इवन। ये तो बहुत ईजी था, बट केस 2 थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी, बट यू विल गेट थ्रू इट। बस एक कॉन्सेप्ट लगा के, लेट n be odd positive integer, let n be odd positive integer, so n is equals to p1 into a1 में, p2 into a2 में, p3 into a3 up to pk into ak में कोई भी प्राइम नंबर, any prime number, any prime number is odd. In this expression any prime number is odd. Why? क्योंकि एक ऑड नंबर है तो इसका फैक्टर 2 हो ही नहीं सकता है। अगर 2 है ही नहीं तो ये सारे ही प्राइम नंबर्स जो हैं वो ऑड है। 2 इसमें आपने एक्सक्लूड कर दिया है क्योंकि ये कोई इवन नंबर नहीं है, ये कोई ऑड नंबर है। फाइन। नाउ जब 2 है ही नहीं तो सारे ही ऑड है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, इसको प्रोडक्ट ऑफ नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2 पे इनटू ऑड नंबर में एक्सप्रेस करना है। ये तो खाली ऑड नंबर्स हैं, 2 तो कहीं है ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि n के फैक्टर्स भले ही कुछ भी हो, किसी का भी फैक्टर 1 तो होता ही है। 1 लास्ट क्लास में भी बात करी थी, एक ऐसा नंबर होता है जो किसी को भी डिवाइड कर सकता है। इसलिए क्या मैं अगर इसके आगे सिर्फ एक 1 लिख दूँ, 1 इंटू P1 इंटू A1 इंटू P2 इंटू A2 इंटू P3 इंटू A3 अप टू PK इंटू AK, खाली इतना इंटू 1 लिख दूँ तो वो इस एक्सप्रेशन में कुछ भी चेंज नहीं लाता है। कहा था 1 मल्टीप्लाई करने से और डिवाइड करने से कुछ फ़र्क नहीं लाता इक्वालिटी में, 0 ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने से कुछ फ़र्क नहीं लाता इक्वालिटी में। ये नॉलेज लास्ट क्लास में दी थी, अगर आपने ध्यान से उस लेक्चर को सुना है तो आपको पता होगा। तो मैंने सिर्फ एक 1 मल्टीप्लाई करा है यहाँ पर। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 को, तो अगर मैं इसको 1 की जगह 2⁻0 लिख दूँ तो कोई दिक्कत, बाकी सेम है। P1 इंटू A1, P2 इंटू A2, P3 इंटू A3 सारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं अप टू PK इंटू AK। खाली मैंने 1 को 2⁻0 लिखा है। वैसे आपको पता होगा एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज़ 1, तो अगर 2⁻0
लिख रहा हूँ मैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकता था 2⁻0 क्योंकि मेरे क्वेश्चन की ये नीड है इसलिए मैंने 2 को चुना। बाकी एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज़ 1। तो यहाँ पर इस 1 को देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस 1 की जगह 2⁻0 लिखने का फ्रीडम मुझे मैथ्स ने दिया है, दैट एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज़ 1। इस क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं पूरा मोटिव क्या था। एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए ज़ीरो की डेफिनेशन बोलना। ज़ीरो की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शायद हो सकता है बहुत सारे बच्चों को इसकी डेफिनेशन नहीं आती हो, या कुछ पुराने स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आते हैं मुझसे 10th स्टैंडर्ड तक, उनको डेफिनेटली ज़ीरो की डेफिनेशन आती होगी क्योंकि उनसे इनका डिस्कशन हो रखा होता है इन चीज़ों से। नाउ ज़ीरो की डेफिनेशन, ज़ीरो की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। ज़ीरो इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर। ज़ीरो इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर। मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा अनोइंग है कि मतलब बड़ी अजीब सी एक स्टेटमेंट देके और यही उसकी डेफिनेशन है। हाँ, यही उसकी डेफिनेशन है। ज़ीरो की डेफिनेशन मैथ्स ने दर्ज करी है कि ज़ीरो को जब भी आपको डिफाइन करना आप ऐसे ही डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ नॉन नेगेटिव नंबर। दैट अराइजेज अ क्वेश्चन टू यू कि क्या ज़ीरो एक नॉन नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब नॉन नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब क्या वो पॉजिटिव है? तो अगर आपसे कोई पूछ दे क्या ज़ीरो एक पॉजिटिव नंबर, आप ये कहना चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल मना कर देना, आप बोलना आई डोंट नो। ज़ीरो पॉजिटिव है कि नहीं है, येट टू बी डिस्कवर्ड। मैथ्स ने अभी तक इस चीज़ को डिस्कवर नहीं किया है कि उसको पॉजिटिव माना जाए या नहीं माना जाए, लेकिन मैथ्स ने इस चीज़ की एश्योरिटी ज़रूर दे दी है कि ज़ीरो एक नॉन नेगेटिव नंबर है, क्योंकि इसको ऐड करने से कुछ भी कमी नहीं आती है किसी चीज़ में। कुछ बढ़त नहीं होती है, कुछ बढ़ता नहीं है, दैट्स ओके, बट कुछ कमी नहीं आती है ज़ीरो को ऐड करने से। आप समझ रहे हैं, ज़ीरो को ऐड करने से कुछ कमी नहीं आती है, इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि ये एक नॉन नेगेटिव नंबर है। तो ज़ीरो की डेफिनेशन क्या है? एक नॉन नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव है कि नहीं है अगर कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? वी डोंट नो। So 2 raised to power 0, which makes it 2 raised to power non-negative, 2 raised to power non-negative number into odd prime numbers, into odd prime numbers। तो वापस से आपने चाहे केस 1 देखिए कि जब n एक इवन नंबर था, या केस 2 देखिए कि जब n एक ऑड नंबर था, आपने दोनों ही केसेस में आपने n को एक्सप्रेस किया है 2 raised to power नॉन नेगेटिव नंबर इनटू ऑड प्राइम नंबर्स। यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी कि आप n को एक्सप्रेस करें प्रोडक्ट ऑफ नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2 एंड ऑड नंबर। फाइन, ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे क्लास असाइनमेंट 3 का। नाउ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 5 of class assignment 3, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। इट स्टेट्स प्रूव दैट अ पॉजिटिव integer n, prove that a positive integer n is a prime number, is a prime number if no prime number, if no prime p less than or equal, less than or equal to root n divides n। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन की डिमांड देख लीजिए। वैसे भी जिस भी प्रूविंग क्वेश्चन में इफ़ से आगे जो भी स्टेटमेंट होती है ये गिवन होती है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ योर गिवन स्टेटमेंट, अ काइंड ऑफ गिवन स्टेटमेंट। जो प्रूव करना है वो शुरुआत में ही है कि आपको प्रूव करना है पॉजिटिव इंटीजर n जो है वो एक प्राइम नंबर है। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर n एक प्राइम नंबर है जब ये स्टेटमेंट इस पे फिट बैठती है, ये आपको प्रूव करना है, राइट। और ऐसे क्वेश्चंस में जब वो बोलता है कुछ प्रूव करने के लिए इफ़ दिस हैपन्स देन प्रूव दिस, तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली कॉन्ट्रडिक्शंस से प्रूव होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रूव नहीं होते हैं, इसमें आपको कॉन्ट्रडिक्शंस करनी पड़ती हैं। एंड कॉन्ट्रडिक्शंस आई गेस 9th स्टैंडर्ड से अब तक 10th स्टैंडर्ड में आपको या तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे जिनको आपने प्रूव किया होगा कॉन्ट्रडिक्शन से,
और अगर नहीं मिले तो मैं आपको बताता हूँ कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन का स्टार्ट ही करते हैं उल्टा। उसने बोला लेट दैट पॉजिटिव इंटीजर n इज प्राइम नंबर, फाइन। तो आप क्वेश्चन को यहाँ पर प्राइम नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप इसको कोई जनरल नंबर मान लेंगे, कोई भी ऐसा जो कि प्राइम नहीं है। तो इसका क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा, दैट लेट n बी अ पॉजिटिव integer, let n be a positive integer which is not a prime। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा था कि n को एक प्राइम नंबर प्रूव करिए, वेर आज आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट में ही कह दिया लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ प्राइम, विच इज़ नॉट अ प्राइम। तो आपने उल्टा स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन आप प्रोसीड करेंगे अपनी इसी फीलिंग से कि n डेफिनेटली एक प्राइम नंबर नहीं है। आप इस फीलिंग से प्रोसीड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एंड में आप कुछ ऐसी जगह एक स्टेटमेंट में फंसेंगे जिससे आपको कॉन्ट्रडिक्शन महसूस होगी, जिससे आप वापस घूम के फर्स्ट स्टेटमेंट को बोलेंगे कि लगता है हमारा स्टार्टिंग ही गलत था। तो स्टार्टिंग था क्या, n एक पॉजिटिव इंटीजर है विच इज़ नॉट अ प्राइम, n एक पॉजिटिव इंटीजर है विच इज़ नॉट अ प्राइम। अगर स्टार्टिंग ही गलत हो जाएगा तो इसका उल्टा क्या होगा, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ अ प्राइम। तो वो ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो गया, n एक प्राइम नंबर है। आप लॉजिक समझ रहे हैं, आपने स्टार्ट किया लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर such that, which is not a prime number such that no prime, such that no prime p less or equal, less or equal to root n divides n, divides n। आपने स्टेटमेंट से स्टार्ट करा, आप अब पूरे इमोशन से ये मान बैठे हैं कि n एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं है प्राइम नंबर तो आप सारे काम अपने क्वेश्चन में, सारे स्टेप्स ऐसे ही सोच के करेंगे कि n एक प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन एंड में जाके मैं कह रहा हूँ आप किसी एक स्टेटमेंट में फंस जाएंगे, जो ये सेकेंड लाइन है आपकी, ये वाली स्टेटमेंट में फंस जाएंगे जो आपकी बात को कर देगा कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। तो दैट अलाउ यू टू रीथिंक योर फर्स्ट स्टेटमेंट। रीथिंक योर फर्स्ट स्टेटमेंट मीन्स व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट कि n एक प्राइम नंबर है जो कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि प्राइम नहीं है। अगर आपको इसको रीथिंक करना पड़ेगा दैट मीन्स आप क्या बोलेंगे कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि प्राइम है, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट प्रूव दैट पॉजिटिव इंटीजर n इज अ प्राइम नंबर। फाइन, सो लेट्स प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। आपने अभी के लिए क्या माना है, अभी हमारी फीलिंग है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है बट प्राइम नहीं है, बट प्राइम नहीं है। और अगर कोई भी नंबर प्राइम नहीं होता, कोई भी नंबर प्राइम नहीं होता, तो आप उस नंबर को n को प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर्स लिख सकते हैं। सो लेट n को आपने लिखा ab, n इज इक्वल्स टू ab, फाइन, जिसमें डेफिनेटली a एंड b के प्रोडक्ट जब n दे रहा है तो a, लेट्स से मैं a को मान रहा हूँ, लेट्स से a जो है वो लेस देन या इक्वल टू b होगा, लेस देन या इक्वल टू b होगा। आप b भी ले सकते थे, b भी छोटा नंबर हो सकता है और a भी छोटा नंबर हो सकता है। मैंने अभी a ले लिया, a b से छोटा है या उसके इक्वल है बट डेफिनेटली 1 से बड़ा है। इनमें से a और b में से कोई भी 1 नहीं है, तो जब कोई भी 1 नहीं है तो 1 से बड़ा ही नंबर होना पड़ेगा a एंड b को। फाइन, नाउ आपने बोला n एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर n एक प्राइम नंबर नहीं है तो वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में शो हो सकता है, जिसमें आपने a b को चुना और जिसमें आपने बोल दिया a जो है वो लेस देन इक्वल टू b है। और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमें सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोली थी, दैट नो प्राइम p लेस और इक्वल टू रूट n डिवाइड्स n, देयरफॉर लेस और इक्वल टू रूट n होगा ये a। एक प्राइम नंबर नहीं है बट दिस इज लेस देन और इक्वल टू रूट n। ये रूट n जो है यहाँ पर, ये रूट n जो है उससे छोटा है ये a, बट b की अगर मैं बात करूं तो b बड़ा या इक्वल हो सकता है रूट n के, रूट n से बड़ा या इक्वल हो सकता है b, क्योंकि दो फैक्टर्स में
n देना है, एक फैक्टर रूट n से छोटा या इक्वल हो सकता है, दूसरा फैक्टर रूट n से बड़ा या इक्वल हो सकता है. सो लेट n तो प्राइम है नहीं, एन ए बी भी कोई जनरल नंबर है, लेकिन इन ए बी में से a का कोई तो फैक्टर होगा प्राइम फैक्टर, क्योंकि इसी लेक्चर में अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि किसी भी नंबर का कोई भी नंबर आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर ट्री के थ्रू देख सकते हैं, जिससे उसका कोई ना कोई प्राइम फैक्टर ज़रूर होता है. सो आई एम सीकिंग आउट दैट लेट p बी अ प्राइम फैक्टर, लेट p बी अ प्राइम फैक्टर ऑफ a का कोई प्राइम फैक्टर है p. अगर a का कोई प्राइम फैक्टर है p विच मेक्स p लेस देन और इक्वल टू a, which makes p less than or equal to a. If there is a number which is a factor of a, तो वो नंबर डेफिनेटली अपने फैक्टर से, जिसका वो फैक्टर होता है, उससे वो छोटा होता है या उसके इक्वल होता है, उससे वो बड़ा नहीं हो सकता है. तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि p इज लेस देन इक्वल टू a. और एक कंडीशन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के थ्रू पता है, दैट दिस नंबर इज लेस देन और इक्वल टू रूट n, दिस नंबर इज लेस देन इक्वल टू रूट n, विच मेक्स p लेस देन इक्वल टू रूट n. क्योंकि अगर आप यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू में से कोई एक साइन लेंगे, लेट्स से आपने लेस देन ले लिया, तो p लेस देन a हो गया. अब a भले ही लेस देन हो रूट n के या इक्वल हो, p लेस देन होगा रूट n के. और अगर आपने यहाँ भी इक्वल ले लिया, यहाँ भी इक्वल ले लिया, तो p a रूट n सभी बराबर हो जाएंगे. तो विच मेक्स p लेस देन और इक्वल टू रूट n. सो p इज अ प्राइम नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू रूट n. आप अपने सेकेंड लाइन के हाफ पोर्शन पे पहुंच चुके हैं, दैट p इज अ प्राइम नंबर विच इज लेस देन और इक्वल टू रूट n. आगे की बात अभी देखते हैं, बट आप यहां तक पहुंच चुके हैं. नाउ a is a factor of, or you can say a divides n. When you write a is a factor of n, means you are trying to say a divides n. If a divides n and p divides a, if a divides n and p divides a according to first and second, according to first and second, this is your first. Here हमने देखा है यहाँ पर कि n को आप ab के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ab के फॉर्म में लिख सकते हैं, therefore a divides n, ये फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है. और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमने बोला है कि p कोई प्राइम फैक्टर है a का, therefore p divides a. इन दोनों स्टेटमेंट्स को, a divide n स्टेटमेंट here and p divides a स्टेटमेंट here, इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमने उठाया कहाँ से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड. इस फर्स्ट एंड सेकेंड के थ्रू हम बोल सकते हैं दैट p कैन डिवाइड n, p कैन डिवाइड n, a prime p less than or equal to root n, less than or equal to root n, divides n. यहाँ से बात शुरू होती है. दिस contradicts our first statement, this contradicts our first statement. Let's recall that first statement. This first statement was, let n be a positive integer which is not a prime, such that no prime p less than or equal to root n divides n. No prime p will divide n. No prime p less than or equal to root n divides n. But here we can see a prime p less than or equal to root n is there which divides n. So ये हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है, which makes n to be a prime number, which makes n to be a prime number. Fine. Now आपके पास होमवर्क है, आपको नेक्स्ट टाइम होम असाइनमेंट
होम असाइनमेंट थर्ड कंप्लीट करनी है। टिल द टाइम अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस लेक्चर को बनाने के दौरान अभी तक सिर्फ मेरे पास एक ही बच्चे का होमवर्क आया है, बाकी बच्चों का होमवर्क नहीं आया है, एंड दैट्स नॉट राइट। लगातार क्लासेस आगे कंटिन्यूड हैं, आपका एकेडमिक्स बिल्कुल भी सफ़र नहीं कर रहा है, इसके टुवर्ड्स पूरा मैनेजमेंट और टीचर्स ध्यान दे रहे हैं। तो जब हमारी तरफ से एकेडमिक्स हम सफ़र नहीं करवा रहे हैं तो आपको भी अपने साइड से होमवर्क करना है। सो स्टूडेंट्स, और इफ़ एनी पेरेंट इज़ वॉचिंग दिस, प्लीज़ इंश्योर दैट कि आपने होमवर्क करा है और आप उस एक होमवर्क का PDF बना के या पेजेस की फ़ोटो खींच के या अपनी नोटबुक हार्ड कॉपी के फॉर्म में आप इंस्टीट्यूट में सबमिट कर सकते हैं, जिसे चेक करके हम आपको हैंड ओवर कर देंगे लेटर ऑन। बट डेफिनेटली किसी भी तरीके से अपने होमवर्क हम तक पहुंचाएं ताकि लगातार आपका एकेडमिक्स अप्राइज होता रहे। फाइन। सो आज का होमवर्क आपका होम असाइनमेंट थर्ड है, रियल नंबर्स का। नेक्स्ट वीक की 2 क्लासेस में मंडे एंड थर्सडे तक ये रियल नंबर्स चैप्टर ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक। सो आपके पास नेक्स्ट जो अपकमिंग मंडे आ रहा है और उससे जो नेक्स्ट मंडे आएगा वो आई गेस 30th ऑफ मार्च है, उसमें हम आपकी एक क्लास शायद रखेंगे रियल नंबर्स के लिए, सो दैट बाय फिजिकल मीन्स ऑल्सो यू कैन गेट टू योर ऑल डाउट्स, ताकि 2 अप्रैल को जो आपका फर्स्ट क्वालिटी एनालिसिस है रियल नंबर्स का, फर्स्ट टेस्ट है जो आपका पूरे एकेडमिक सेशंस का, वो अच्छा जाए वो टेस्ट, उसके लिए हम आपका 30th को एक क्लास हो सकता है रख सकते हैं इंस्टीट्यूट में। बट उस क्लास का मोटिव रहेगा आपका सिर्फ और सिर्फ डाउट्स सेशन फॉर रियल नंबर्स। जितने भी आप डाउट्स पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, या वीडियो में भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो वहाँ आके आप पूछ सकते हैं। एल्स नेक्स्ट वीक के एंड तक ये चैप्टर डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट वीक जो मंडे एंड थर्सडे लेक्चर आए उसके अलावा एक और लेक्चर आ जाए, थर्ड लेक्चर आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक 3 लेक्चर आ जाए, बट एट एनी कॉस्ट नेक्स्ट वीक के एंड तक ये ख़त्म हो जाएगा लेक्चर, एंड मंडे को आप अपने आके और भी डाउट्स पूछ सकते हैं। बट टिल देन लगातार अपना होमवर्क करते रहिए, लगातार अपना होमवर्क सेंड करते रहिए। वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टू इट कि आप लेक्चर्स सिर्फ देख रहे हैं या फिर आप लेक्चर्स देखने के बाद उसका कुछ आउटकम भी निकाल रहे हैं, तो उसको लगातार अपने डाउट्स को पूछते रहिए, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, जैसे भी। फाइन। थैंक यू फॉर द क्लास।